यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन एक बार फिर इजराइल में नेतन्याहू साहब से मुलाकात की है उन्होंने। ऐसी खौफनाक किस्म की तस्वीरें आ रही हैं सामने के इंसान बस ज़्यादातर जो उनकी फंडिंग है और जो रिसोर्सेज हैं वो आती हैं एपैक इजरायली लॉबी या प्रो इजराइल फंडिंग या सोर्सेज से। कैंडिस ओवन इस वक्त अमेरिका के अंदर टॉप 5 यूट्यूबर्स के अंदर से या ब्लॉगर्स के अंदर से वीलॉगर्स के अंदर से एक है और वो कह रही हैं कि ये जो जायनिस्ट इजरायली हैं इन्होंने इनके लिए किसी को भी मारना या कत्ल करना बहुत आसान है। इजराइल के लिए ब्लैंक चेक हमेशा मौजूद है, मगर ट्रंप और जो उनके रनिंग मेट जेडी वांस ने कहा कि जी जैसे ही हम आएंगे हम ये पैसे रोकेंगे। यूक्रेन ने अब 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं कि उन्होंने रशिया के कुर्स्क का जो इलाका है वहां पे हमला किया हुआ है। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन इजराइल में एक बार फिर सीज फायर एग्रीमेंट को इख्तिताम पे लाने की भरपूर कोशिशें। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन एक बार फिर इजराइल में नेतन्याहू साहब से मुलाकात की है उन्होंने और बेसिकली पुश कर रहे हैं वो कि जो सीज फायर है ये 10 महीने गुजर जाने के बाद 11 महीने गुजर जाने के बाद जो बर्बरियत और जो एक आप कह लें पागलपन सा है जो इजराइल ने बरतरा किया हुआ है। गाजा के अंदर 40,000 से जायद फलस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं और इतनी तबाही के जो वीडियोस अभी आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस की टीम शुमाली गाजा के अंदर पहली बार दाखिल हुई और उसने जो देखा वहां पे रोंगटे खड़े हो गए। आए दिन बच्चे यतीम हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, जिस्म ऐसे फाड़े जा रहे हैं कि पता नहीं लग रहा। बोरियों के अंदर, प्लास्टिक बैग्स के अंदर बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करके ऐसी खौफनाक किस्म की तस्वीरें आ रही हैं सामने के इंसान बस बेबस होके रह गया है। हम तो वाकई बेबस हो गए हैं और पूरी दुनिया के अंदर अब ये जो एक चीज चल पड़ी है मेरे ख्याल से ये जंग की तरफ एक सिचुएशन जा रही है अगर सीज फायर एग्रीमेंट हो भी जाता है, क्योंकि ब्लिंकन साहब बुनियादी तौर पे पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है और कमाला हैरिस भी, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर उनसे ये बातचीत भी हुई। अभी डेमोक्रेटिक कन्वेंशन हो रही है अमेरिका के अंदर, शिकागो के अंदर 1968 के बाद कह रहे हैं सबसे अहम डेमोक्रेटिक कन्वेंशन शिकागो के अंदर हो रही है और इसके अंदर सब बिल क्लिंटन ही बात करेंगे, हिलरी क्लिंटन ही बोलेंगी, ओबामा साहब भी बोलेंगे, मिशेल ओबामा भी बोलेंगी और बाइडेन साहब का भी उम्मीद है और उनकी बेगम की बात करने की और सब सपोर्ट करेंगे कमाला हैरिस को। मगर एक बहुत बड़ा गैप है कमाला हैरिस की मैसेजिंग के अंदर, क्योंकि वो जानते हैं कि एक तरफ ज्यादातर जो उनकी फंडिंग है और जो रिसोर्सेज हैं वो आती हैं एपैक इजरायली लॉबी या प्रो इजराइल फंडिंग या सोर्सेज से। दूसरी जानिब जो डेमोक्रेटिक बेस है, यानी आप कह लें ग्रास रूट्स के ऊपर जो कारकुन हैं, उनकी जो सिंपथीज हैं वो फलस्तीनियों के साथ हैं और एक तरीके से डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट की, बाइडेन की और कमाला हैरिस की नाकामी है ये कि इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद भी, इतना प्रेशर डलने के बावजूद भी, और ये कमाला हैरिस के ऊपर आके बात बैठती है क्योंकि नारेबाजी हो रही थी कभी हाल ही के अंदर उनकी किसी रैली के अंदर, तो वहां पे फलस्तीन के नारे लगे तो उन्होंने कहा कि मुझे बात करने देंगे कि नहीं करने देंगे आप, कैन आई स्पीक नाउ, और फिर कहा कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रंप जीते तो फिर ये नारे आप लगाएं। तो दोनों तरफ से डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट भी और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट भी उनकी पोजीशन इजराइल के ऊपर ऑलमोस्ट सेम है, मगर डेमोक्रेट्स के अंदर एक एडवांटेज ये जरूर हो सकता है कि इलेक्शन जीतने के लिए सियासतदानों को और डेमोक्रेटिक पार्टीज को एक पोजीशन लेनी पड़ती है। लेकिन हकीकतन डेमोक्रेट पार्टी के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही बहुत तब्दीली आ रही है, मगर रिपब्लिकन पार्टी जैसे ट्रंप साहब अपनी रैलियों के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एक तरफ उन्होंने अमरीकी झंडे लगाए हुए हैं, दूसरी तरफ उन्होंने लगाए हुए इजरायली झंडे, तो अब ये बहुत बड़ा एक तासुर भी पैदा हो गया है। अच्छा, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट शख्सियत है कैंडिस ओवेंस के नाम से। कैंडिस ओवेंस ने हाल ही में आके सोशल मीडिया पे एक बहुत ही आप कह लें अजीब सी और बहुत खतरनाक सी बात की है, क्योंकि कैंडिस ओवन इस वक्त अमेरिका के अंदर टॉप 5 यूट्यूबर्स के अंदर से या ब्लॉगर्स के अंदर से, वीलॉगर्स के अंदर से एक हैं और वो कह रही हैं कि ये जो जायनिस्ट इजरायली हैं
इन्होंने इनके लिए किसी को भी मारना या कत्ल करना बहुत आसान है। अब इनके ऊपर एंटी सेमिटिज्म के ऊपर या यहूदी नफरत के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पहले सुने इन्होंने क्या कहा स्पेसिफिकली और उसके ऊपर आगे बात करते हैं। We are an occupied nation. And if it's going to take women like having to speak up and say that to make permission, like to give permission to men to do the same, then I'm happy to be the first person. Okay. I just want to be clear. Anything happens to me, blame the Zionists. Like 1000% blame the Zionists. जी, तो ये थी कैंडिस ओवन। ये डेली वायर के साथ भी काम करती थी। बेन शपीरो एक अमरीकी यहूदी कमेंटेटर हैं, उनके शो के साथ थी ये। उनको निकाल दिया गया कैंडिस ओवन्स को फिर, क्योंकि उनकी पोजीशन जो थी वो इजराइल के खिलाफ होना शुरू हुई। और इजराइल के खिलाफ जब आप पोजीशन लेते हैं तो फिर आपके ऊपर इल्जाम भी लगते हैं, रेसिज्म के इल्जाम भी लगते हैं। मगर अब एक तब्दीली आ रही है अमेरिका के अंदर, लग रहा है कंजर्वेटिव, स्पेशली जो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव तबके हैं, कैथलिक हो गए, क्योंकि वहां पे इवेंजेलिकल हैं जो अपने आप को जायनिस्ट भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक हर यहूदी इजराइल या वापस नहीं जाएगा तो फिर कयामत नहीं आ सकती। उनका ये रुझान है। तो कयामत लाने के लिए यहूदियों को वापस भेजना जरूरी है, और उसका इतना यकीन है उन लोगों का, क्रिश्चियन जायनिस्ट का, इसके अंदर। और क्रिश्चियन जायनिस्ट लॉबिंग का आप देख लें, बाइबल बेल्ट पूरी, मैं रहा भी हूं खैर वहां पे, तो मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा है कि किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे भी गोरे गोरे अमरीकी पास्टर्स हैं जो मुझसे ज्यादा बेहतर उर्दू बोलते हैं, और वो जाके फिर अपना तबलीग करते हैं क्रिश्चियनिटी की, ईसाइयत की और जायनिज्म का। जो ये मकसद है कि जी जो ये बताता है कि यहूदियों का जो मुल्क है, या जब तक यहूदी वापस इजराइल जहां से वो निकले नहीं जाएंगे तो कयामत नहीं आ सकती। तो कयामत को जल्दी लेके आने के लिए यहूदियों का उधर जाना जरूरी है। तो क्रिश्चियन जायनिज्म एक बहुत ही ताकतवर पावरफुल कुव्वत है अमेरिका के अंदर, अमेरिकी सियासत में। मगर अब ये जो इजरायली बर्बरियत चल रही है, इससे एक दो चीजें वाजे हुई हैं। एक तो ये चीज वाजे हुई है कि इजरायली लॉबी बहुत ताकतवर है, ये हमें पहले ही पता था। मगर दूसरी जानिब एक रेजिस्टेंस भी अंदर से रिपब्लिकन्स के और डेमोक्रेट्स के आ रही है कि इतनी ताकतवर लॉबी कि वो जमाल बोमन, एक ब्लैक अमरीकी कांग्रेसमैन, उसे हरा दिया, उसके खिलाफ एक मुखालिफ को ज्यादा पैसे देके। इसी तरीके से कोरी बुश, एक और बहुत ही जोरदार किस्म की अफ्रीकन अमेरिकन लेजिस्लेटर थी, उनके खिलाफ उन्होंने ये पोजीशन ली, तो एपैक ने उनके खिलाफ पैसे डाल के उनको हरा दिया। तो अब ये जो पैसे की आप कह लें जो पैसा एक तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है सियासत को अमेरिका के अंदर, इससे बहुत लोग परेशान हैं। और इजरायली लॉबी एपैक जो है उसके ऊपर तनकीद पे तनकीद पे तनकीद हो रही है। मगर जब भी तनकीद होती है तो एक ब्लड लाइबल इल्जाम लग जाता है कि ये लोग तो रेसिस्ट हैं, ये यहूदियों के खिलाफ हैं। मगर अब लग रहा है कि ये चीज आगे ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी हालात आपके सामने हैं, माशी सूरत हाल लोगों की खराब है। और जब वो देखते हैं कि जी अरबों डॉलर जा रहे हैं एक तरफ इजराइल को, दूसरी तरफ अरबों डॉलर जा रहे हैं यूक्रेन की तरफ, तो मसले खड़े होते हैं। अच्छा, ट्रम्प साहब की पोजीशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यहां तक कि बाइडेन साहब दोनों यूक्रेन पे और इजराइल पे, उनकी एक ही सी पोजीशन है, पैसे डालो यूक्रेन यूक्रेन, इजराइल इजराइल, अक्टूबर 7। दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर यूक्रेन और इजराइल को लेकर बहुत ही एक डिफरेंस है। किस तरीके से? ट्रम्प साहब यूक्रेन को और पैसे नहीं देना चाहते, इजराइल के लिए ब्लैंक चेक हमेशा मौजूद है। मगर ट्रम्प और जो उनके रनिंग मेट जेडी वांस ने कहा कि जी जैसे ही हम आएंगे हम ये पैसे रोकेंगे, और यूरोपियन से कहेंगे तुम अपना बोझ संभालो। तो एक खतरे का निशान भी हो सकता है यूक्रेन के लिए कि पैसे उनके अगर कट गए, खत्म हो गए। करप्शन के एलिगेशंस भी लगते रहते हैं ऑब्वियसली, मगर ये एक इशू बन के आ गया सामने। अब इसका क्या इंपैक्ट आएगा डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, जो प्रो पैलेस्टीनियन फैक्शन है, वॉइसेस हैं, वो क्या हिकमत अमली अपनाएंगी। दूसरी जानिब कमाला हैरिस की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि अगर अभी वो कहती हैं कि जी मुझे सब सपोर्ट दो, और उसके बावजूद पैसे भी जा रहे हैं, डॉलर भी जा रहे हैं इजराइल, और ये सब कुछ खर्चे वर्चे हो रहे हैं, तो किस तरीके से होगा, क्या होगा, हमें नहीं पता। मगर यूक्रेन की हमने बात छेड़ी, तो यूक्रेन ने अब 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं कि उन्होंने रशिया के कुर्स्क का जो इलाका है वहां पे हमला किया हुआ है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा उन्होंने एरिया कर लिया, और अब एक सेकंड ब्रिज भी उन्होंने तबाह कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हम अपनी पोजीशंस नेगोशिएशन की तरफ जा रहे हैं, हम कि
इवेंचुअल नेगोशिएशन के अंदर हमारी पोजीशन भी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, तो इसलिए रशिया अक्यूज कर रहा है कि जी वेस्टर्न बैकिंग की वजह से हुआ है, पैसे, लॉजिस्टिक्स, ये वो। दूसरी जानिब से अमेरिका कह रहा है हमें तो पता ही नहीं था। तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है यूक्रेन के अंदर। पुतिन साहब ऑब्वियसली बहुत परेशान तो नहीं होंगे, मगर गुस्से में जरूर होंगे वो कि यार ये तो क्या कर रहे हैं हमारे एरिया में घुस के। दूसरी जानिब वहां पे यूक्रेन के अंदर, डॉनबास के अंदर रशिया एडवांसेस कर रहा है, तो इतने लोग मौजूद नहीं थे शायद बॉर्डर्स के ऊपर, एक ओपनिंग थी, मगर ये यूक्रेन के लिए अच्छी चीज नहीं होगी, क्योंकि अब वो फंस रहे हैं ना लॉजिस्टिक। अगर वो पुल तबाह कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो रशियंस को अपनी तरफ आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एडवांस को या जो ऑफेंसिव वो करेंगे काउंटर ऑफेंसिव रशियंस, उसको रोकने की कोशिश हो रही है। तो जंग की सूरत हाल पूरी दुनिया में, यूरोप, मिडल ईस्ट, और ये जंग फैलेगी। हम चाइना ताइवान की हम बात इतनी नहीं करते। अब बांग्लादेश के अंदर भी एक चेंज आ गया है, वहां पे भी बांग्लादेश का बॉर्डर जो रोहिंगा का इश्यू हुआ था, शेख हसीना का बहुत ही एक सख्त एटीट्यूड था उसके ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि हम रोहिंगा को सपोर्ट करेंगे, जो नई इंटरिम गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस साहब की। तो बहुत सारे मूविंग पीसेस हैं इस पूरी इक्वेशन के अंदर। और अमेरिका के अंदर जो हो रहा है, फलस्तीन, इजराइल, गाजा के अंदर जो हो रहा है, उसके साथ साथ यूक्रेन में जो हो रहा है, ये सब चीजें कनेक्टेड हैं और एक डेफिनेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ गया। और एक और इसके अंदर बहुत अहम चीज, ये जो हफ्ता हमारे सामने अब शुरू हो गया है, इसमें ईरान की क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि ईरान ने भी बहुत प्रेशर उसके ऊपर बिल्डअप हो रहा था जब सानिया साहब का कत्ल हुआ, और ईरान ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये इस हफ्ते के अंदर बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स होंगी और इस पर हम आपके लिए निगाह रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।